हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 1 का पार्ट 3। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है किस तरह से एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हम सी लैंग्वेज की मदद से सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं। इस स्लाइड को देखिए, इसमें आपको अपने कंप्यूटर के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर नज़र आ रहे हैं। लेफ्ट में प्रोसेसर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आपको मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट दिखाई दे रहा है। बीच में है रैम, राइट मोस्ट में है हार्ड डिस्क। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन कराते हैं, तो क्या क्या होता है इन हार्डवेयर्स के साथ, ये हमको आज समझना है। मान लीजिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समझा था, अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर 1 का पार्ट 2 ज़रूर देखें, जिसमें हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है EXE फाइल। अगर आपको किसी को सॉफ्टवेयर देना है, आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करी है, सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को क्या देंगे? एक EXE फाइल देंगे, यानी EXE फाइल ही आपका सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर चलाएगा कैसे? तो सबसे पहले तो जो आपने फाइल उसे दी है, दैट इज़ EXE फाइल, और ये फाइल उसने अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोर कर लिया। इसको हम बोलेंगे कि उसने अपने कंप्यूटर में फाइल को सेव किया है। अब जब वो इस प्रोग्राम को चलाना चाहता है तो इस पर करेगा डबल क्लिक, और जैसे इस पर डबल क्लिक करेगा इसकी एक कॉपी बनेगी और वो कॉपी लोड होगी रैम में। यहाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले वो रैम में लोड होता है। कोई भी प्रोग्राम रैम में लोड हुए बिना रन नहीं होता, यानी सारे एक्टिव प्रोग्राम्स रैम के अंदर हैं। हार्ड डिस्क से सिर्फ इस प्रोग्राम की एक कॉपी आती है, क्योंकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो अगर रैम के अंदर से कोई डेटा वैनिश आउट होता है तो भी हार्ड डिस्क के अंदर वो डेटा प्रिजर्व रहेगा। रैम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स जो एक्टिव हैं उनको मेमोरी मिली हुई है, और कुछ मेमोरी एरिया हो सकता है खाली हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है कि आपके प्रोग्राम को चलने के लिए मेमोरी का एलोकेशन करवाए। इसी को हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। एक बार हमारे प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाए तो अब हमारे प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे प्रोग्राम में क्या है? बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस। 16 बिट के आर्किटेक्चर के हिसाब से हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे 01 में जो पहले 16 01 हैं वो पहली इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह से अगले 16 01 दूसरी इंस्ट्रक्शन, और एक के बाद एक कई सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे इस प्रोग्राम में लिखी हुई है। तो एक इंस्ट्रक्शन का साइज़ फिक्स है 16 बिट्स। अब ये इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होगी? तो पहली इंस्ट्रक्शन हमारे प्रोग्राम की ये जाएगी प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर के अंदर होता है मेमोरी यूनिट, जहाँ पर कई सारे छोटे छोटे मेमोरी डिवाइस होते हैं। ये मेमोरी डिवाइस रजिस्टर्स कहलाते हैं। इन रजिस्टर्स में से एक रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये इंस्ट्रक्शन जाके स्टोर हो जाएगी। अब 16 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से प्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है वो भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। ये 16 बिट 1601 इसी में लिखा है कि क्या करना है कंप्यूटर को। कंट्रोल यूनिट एक सर्किट है प्रोसेसर के अंदर, जिसका काम है इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, डिकोड करना, समझना कि क्या मीनिंग है। तो वो ALU को सिग्नल देगा कि अभी तुमको ये काम करना है। यानी ALU जो बहुत सारे तरह के कैलकुलेशन करने के लिए ज़िम्मेदार है, ALU ही वो सर्किट है आपके प्रोसेसर के अंदर जो हर तरह का कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब ALU अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, कंट्रोल यूनिट उससे जैसा बोलेगा वैसा करेगा। पर कंट्रोल यूनिट वो इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद ALU से कह रहा है कि ALU को क्या काम करना है। ALU इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा और इस तरह से पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। बारी बारी से एक एक करके सारी इंस्ट्रक्शंस
एग्जीक्यूट होंगी इसी तरह से, और जब सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अभी हमने देखा कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर रन किया जाता है और हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं। हमें बनाना है एक EXE फाइल, क्योंकि EXE फाइल ही एक सॉफ्टवेयर है। मान लेते हैं कि हमको जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका नाम है sum.exe, पर इस फाइल को बनाने में एक दिक्कत ये है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज में है। इसका मतलब अगर ये फाइल डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के समझने लायक है तो वो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आएगी। तो इस फाइल को अगर मैं बनाता भी हूँ तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये केवल डॉस पे चलेगी और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेगी। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट कोड है। इसीलिए सी लैंग्वेज में जब भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनता है। तो अगर मैं ये लैंग्वेज सीख भी लूँ 01 की भाषा जिसमें EXE फाइल बनी है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ही समझ में आएगी, तो मेरे को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग कोडिंग सीखनी पड़ेगी। इससे आसान तरीका हमारे पास ये है कि हम एक आसान सी लैंग्वेज सीखें जो कि है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम कोडिंग करेंगे और ये कोडिंग से जो फाइल बनती है इसको बोलते हैं सोर्स फाइल। इस फाइल का एक्सटेंशन .c होगा। ये फाइल में हमने सी लैंग्वेज में वो लिखा है जो हमें मशीन से करवाना है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम .exe फाइल को समझता है, .c फाइल को नहीं समझता। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज नहीं आती। तो हमने फिर ये वाली फाइल क्यों बनाई? क्योंकि .exe फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट थी, उसकी लैंग्वेज सीखना भी मुश्किल थी। लेकिन ये लैंग्वेज हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, तो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना आसान है, यूज़र फ्रेंडली वे में, जैसा हम रियलिटी में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैंने लिखा 2 + 3, वैसे ही लिखा जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं। लेकिन अगर EXE फाइल में हमें कोडिंग करनी होती तो वहाँ पे हमें 01 की कुछ कोडिंग लिखनी पड़ती, तो वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं होता। इसीलिए सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना ज़्यादा इजी है। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम इसे सॉफ्टवेयर में तब्दील करें, क्योंकि .c फाइल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले चलाना होता है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या करेगा? आपके प्रोग्राम में जितने भी स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट हो रहे हैं उनको हैंडल करने का काम इस सॉफ्टवेयर का होता है। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि हैश से स्टार्ट होने वाले सिंबल, हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स वो क्या काम के लिए बने होते हैं। हमारे प्रोग्राम में जितने हेडर फाइल्स का जिक्र होता है वो हेडर फाइल्स अलग से होती हैं जिन्हें हमने नहीं बनाया है। ये फाइल्स के अंदर का कोड हमारे प्रोग्राम में जुड़ना इम्पॉर्टेंट है। हमने अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसी लाइंस लिखी हैं जिसकी वजह से प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स के कंटेंट को हमारे फाइल के कंटेंट में मिक्स कर देता है और एक नई फाइल बना देता है। ये नई फाइल हमारी फाइल जैसी ही है, सिर्फ हैश से स्टार्ट होने वाले स्टेटमेंट्स वहाँ हट चुके हैं और उसकी जगह कुछ और स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। तो बेसिकली प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होने वाले सभी स्टेटमेंट्स को हैंडल करता है, पर बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट्स हैं हैश इंक्लूड वाले, जैसे हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये एक कमांड है जिसका मतलब है कि हेडर फाइल stdio.h के अंदर जो भी कंटेंट है उसको प्रोग्राम में जोड़ दो। तो प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड stdio.h वाली लाइन को हटा देगा और हेडर फाइल stdio.h में जो कुछ लिखा है वो आपके प्रोग्राम में शामिल कर देगा। जिस तरह से वो कोड इंक्लूड हो गया जो हेडर फाइल में लिखा हुआ है। ये जो फाइल बनी जैसे प्री प्रोसेसर ने बनाया, इसको अब कंपाइलर सॉफ्टवेयर की मदद से हमें करना है ट्रांसलेट। कंपाइलर जो हमारे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके एक नई फाइल बना देगा जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। ये ऑब्जेक्ट फाइल किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बनी है। यानी मार्केट में
कंपाइलर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग आते हैं। कोई कंपाइलर आपके कोड को डॉस के हिसाब से कन्वर्ट करेगा तो कोई कंपाइलर लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर ने जो फाइल बनाई है इसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं, इसका एक्सटेंशन .obj। नोटिस करने वाली बात यह है कि जो नाम हमने अपनी फाइल का रखा था, कंपाइलर नाम वही रखेगा इस फाइल का भी। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है लाइब्रेरी फाइल्स की, क्योंकि ऑब्जेक्ट फाइल में बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाएगा और उनका मीनिंग लाइब्रेरी फाइल में पहले से लिखा हुआ है। इसको कुछ यूँ समझें कि मान लीजिए आप इंग्लिश की एक बुक लेके आते हैं और उसको रीड करते हैं, पर हो सकता है उसमें कुछ ऐसे शब्द मिले जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम, तो आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑब्जेक्ट फाइल में जिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आएगा उनका अर्थ लिखा हुआ है पहले से लाइब्रेरी फाइल के अंदर। लाइब्रेरी फाइल का कोड और ऑब्जेक्ट फाइल का कोड, इसको लिंक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ लिंकर। लिंकर ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल के कोड को कनेक्ट करके एक नई फाइल बना देगा, दैट इज़ exe फाइल, और इस तरह से हमारा बन जाएगा सॉफ्टवेयर। तो हमारी सारी की सारी मेहनत .c फाइल बनाने में होगी, यानी हमें C लैंग्वेज सीखनी होगी और C लैंग्वेज में वो लिखना होगा जो हमें कंप्यूटर से कराना है। इसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम को एक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देंगे। तो याद रखें, .c फाइल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, .exe फाइल सॉफ्टवेयर है। तो आप .c फाइल बनाते हैं, पर आपको प्री प्रोसेसर, हेडर फाइल, कंपाइलर, लिंकर, लाइब्रेरी फाइल्स, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, जिसके कारण आप अपनी .c फाइल के कंटेंट को कन्वर्ट करा के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से समझने वाली भाषा में exe फाइल के रूप में बना देते हैं, और ये बन गया आपका सॉफ्टवेयर। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, यदि आप अपने दोस्त को ये सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं, कौन सा, sum.exe, तो आप उसे क्या क्या देंगे? आप उसे देंगे सिर्फ और सिर्फ sum.exe फाइल। क्या आपके उस दोस्त के कंप्यूटर में कंपाइलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी? हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचें कि यस, कंपाइलर की ज़रूरत होगी, लेकिन sum.exe फाइल को चलाने के लिए कंपाइलर की ज़रूरत नहीं है। कंपाइलर का काम कुछ और है। कंपाइलर का काम हमारे कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करना है, लेकिन sum.exe दे रहे हैं हम, तो उसे ना कंपाइलर की ज़रूरत है, ना लिंकर की, ना प्री प्रोसेसर की, किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। exe फाइल का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये फाइल तो ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा ही देगा। आप प्रोग्रामर हैं, आपके पास प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर होना चाहिए, ताकि आप अपने बनाए हुए प्रोग्राम को, जो कि C लैंग्वेज में लिखा है, उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकें। यदि आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड और भी लेक्चर्स आप देख पाएँ। थैंक यू।